अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी सेहत को भी लेकर हम बड़े ही परेशान हैं कि इसको लोगों की बीमारियों को, लोगों की टेंशनों को देखते हुए मैंने सोचा कि इस पर भी इंटरव्यू किया जाए ताकि आपकी जो बीमारियां हैं, जो आपकी जो ज़हन में कुछ सवाल हैं, उनको हल करने के लिए आज हमने खुसूसी टाइम डॉक्टर सज्जाद अहमद से लिया है। उनका थोड़ा सा तारफ़ मैं करवा दूं कि वो स्पेशलिस्ट हैं आर्थोपैडिक के। सादा लफ्ज़ों में बताऊं कि हड्डियों के जो डॉक्टर होता है स्पेशलिस्ट वो हैं, और रूरल हेल्थ सेंटर मियानी में ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया जो आपने हमें अपने टाइम में से, कीमती टाइम में से टाइम दिया। थैंक यू सो मच। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि हमारे इस माशरे में काफ़ी मसाइल हैं, लेकिन सबसे जो बुनियादी है वो सेहत का है जी। तो उसके लिए मैं आपसे कुछ चंद सवाल ऐसे करना चाहूँगा जो बुनियादी सवाल ही हैं, लोगों के जहन में वो हैं लेकिन उनको डायरेक्शन नहीं मिल रही कि उसके लिए क्या किया जाए, या उसके लिए अच्छी मेडिसिन क्या है, या किसको चेक करवाया जाए। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं पूछूंगा, पहला जो मेरा सवाल है वो ये है कि बच्चों या बड़ों में एक खांसी है जी। और ऐसी खांसी है कि बड़ी देर तक वो रहती है, तो इसके लिए इसका क्या हल है मेडिसिन के या डॉक्टरी सिस्टम में? जी, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने कीमती वक्त में, आपने भी कीमती वक्त में मुझे वक्त दिया है ताकि हम इन कॉमन मसाइल के ऊपर हम खुल के बात कर सकें और अपने माशरे में अपने लोगों को इन मसाइल के हवाले से थोड़ा सा एजुकेट कर सकें, क्योंकि मेरे ख्याल में एजुकेट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। हमने अगर किसी को बताना है कि उन्होंने अपनी हेल्थ का ख्याल कैसे रखना है तो इसमें एजुकेशन का बड़ा कलीदी किरदार है। हम डायरेक्ट ये कि सबसे पहले दवाइयों पे जंप कर जाते हैं, तो हमें उसमें बेसिक जो हमारी जो चीज़ें हैं ना, जिसकी वजह से हम उनसे बच सकते हैं दवाइयों के बगैर, हमारा फोकस उस पर होना चाहिए। जैसे अब आप खांसी के हवाले से अगर स्पेसिफिकली बात करें बच्चों में या बड़ों में, तो देखें अगर गला वगैरह ख़राब होता है, वजूहात तो कई ज़्यादा हैं, लेकिन जिस तरह मौसम तब्दील हो रहा होता है, जब भी मौसम की ट्रांजिशन होती है तो हमारे पास इस तरह के पेशेंट ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं। तो जब भी ऐसे पेशेंट हूँ, मेरे प्रैक्टिस में मौजूद हों या इवन हम खुद भी, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम सबसे पहले जो है ना, दवाई इस्तेमाल करने से पहले कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जिनको हम यकीनी बनाएं। जैसे हम नीम गर्म पानी में नमक डाल के गरारे करें, ठीक है, उसका मास्क पहने ताकि हम दूसरे लोगों में अपने जर्म्स जो है ना वो ट्रांसफ़र ना कर सकें, कम्युनिटी में स्प्रेड कम से कम हो। और उसके अलावा शहद का इस्तेमाल करें हम, क्योंकि अब ये ट्रांजिशन हुई है तो ट्रांजिशन में वायरल, और ख़ास तौर पे इस टाइम का जो, अगर आप मेरे से तस्वीर पूछें तो वायरल इन्फेक्शन जो है ना वो बहुत कॉमन है। और इसमें भी एक मिसनोमर ये है कि हमने जो जहान की एंटीबायोटिक अपने पेशेंट्स को इस्तेमाल करवा दी होती है हम जैसे डॉक्टरों ने, तो इसकी वजह से ये होता है कम्युनिटी में जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है ना वो डेवलप होना शुरू हो जाती है, और इसके मसाइल फिर देर पा होते हैं। फिर मरीज़ को आम सादा एंटीबायोटिक से आराम नहीं आता। तो इवन वायरल इन्फेक्शन में तो एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है, उसमें सिर्फ सिम्टोमेटिक आपने जो है ना वो रिलीफ पेशेंट को प्रोवाइड करना होता है। सिम्टोमेटिक रिलीफ ये होता है कि अगर उसको बुखार है तो बुखार की दवाई दें, अगर उसको ज़ुकाम है तो ज़ुकाम की दवाई दें, उसको कहें कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए अगर उसको ज़ुकाम है। और साथ में एहतियाती तदाबीर जो मैं पहले आपसे गुजारिश कर चुका हूँ कि उसको अपने कहना है कि सुबह शाम नीम गर्म पानी में नमक डाल के गरारे करने हैं ताकि गला जो है वो साफ़ रहे उसका, और उससे भी इतनी केयर से भी काफ़ी हद तक पेशेंट जो है ना वो ठीक हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि एंटीबायोटिक, तो क्या हर बीमारी में एंटीबायोटिक खाना ज़रूरी है? ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है, और मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने बहुत ही एक बर्निंग क्वेश्चन जो है ना उसकी तरफ आपने इशारा किया है। बेसिकली एंटीबायोटिक हर मसले का रोल नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे प्रैक्टिस में हमारे जो कुछ साथी हैं, हमारे दोस्त अहबाब हैं, वो इन चीज़ों को जहन में रखे बगैर ही एंटीबायोटिक सजेस्ट कर देते हैं पेशेंट्स को। और काफ़ी दफ़ा तो एंटीबायोटिक इतनी पोटेंट होती है और इतने छोटे बच्चे को दी होती है और इतने आम से मसले के लिए दी होती है जिसमें इवन बनती भी नहीं होती, तो वो इतनी पोटेंट एंटीबायोटिक दे देते हैं, जिसकी वजह से हमारे माशरे में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जिस तरह मैं आपको पहले बता चुका था, उस तरह के मसाइल फिर बाद में आते हैं। फिर बच्चे को फिर आम सादा एंटीबायोटिक से आराम नहीं आता, और वक्त गुजरने के साथ साथ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इतनी बढ़ जाती है कि फिर वो उसके लिए फिर हमें नेक्स्ट जनरेशन की तरफ जाना पड़ता है जो बहुत हाई पोटेंसी की ड्रग्स होती हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि हम अपनी एंटीबायोटिक से हम अपने
मरीज़ों को ठीक करने के बजाय उनकी बीमारियों को आने वाले सालों में पेचीदगी की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो अगर एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है तो उसका इस्तेमाल कम से कम करवाना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा बड़ा ही एक अहम सवाल है कि ख़ारिश, जी जी। ऐसा सवाल है ये कि आजकल हर घर में बच्चे से लेकर बड़े तक ख़ारिश है, और सबसे ज़्यादा ख़ारिश वो उनको दिन में तो चले टाइम गुजर जाता है, रात को फिर उनको बहुत तंग करती है, और ऐसी ख़ारिश है कि वो ख़ारिश करते हुए उनको ज़ख़म, दाने। जी जी। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं डॉक्टरी सिस्टम में? जी, क्या हाल है इसका? आपका मुशाहिदा बिल्कुल जेन्युइन है। हमारे पास आजकल पेशेंट्स जो हैं ओपीडी में भी इस मसले के साथ आते हैं और काफ़ी ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं। तो इसको साइंटिफिक मेडिकल लैंग्वेज में इस बीमारी को स्केबीज़ कहा जाता है। तो ये एक मुतअद्दी बीमारी है जो एक बच्चे से दूसरे बच्चे को या घर में एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द को लग जाती है। तो इसमें ज़्यादा रोल जो है ना वो क्राउडनेस का होता है। अगर बच्चे एक जगह पे ज़्यादा खेल रहे हैं या जिस तरह स्कूलों में जा रहे हैं तो वहाँ से वो बच्चे कंटेमिनेट होके आ जाते हैं, फिर उसकी वजह से उनकी पूरी फैमिली को जो है ना इसका सामना करना पड़ता है। तो इसमें कुछ एहतियाती तदाबीर भी हैं कि बच्चे को जो है ना वो अपनी सफाई का ख्याल रखना चाहिए। घर में सब लोगों को अपनी मतलब रोज़ाना के बेस पे नहाने का और सफाई सुथराई का ख्याल होना चाहिए। दूसरा, इसमें फिर हम जब लोशन प्रिस्क्राइब करते हैं ना तो उसमें कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जो लाजमी करना होती है। अगर वो ना करे तो फिर उसका फ़ायदा कोई नहीं है। उसमें ये होता है कि आपने ये रात को सोते हुए जो है ना पेशेंट ने वो अपने चेहरे से नीचे पूरे जिस्म के ऊपर लगाना होता है उस लोशन को, ठीक है, और सुबह उठ के नहाना होता है। नहा के कपड़े जो होते हैं उसने जो पेशेंट ने पहने होते हैं वो या उसकी बेडशीट जो है वो अलग से धोनी होती है, दूसरे नॉर्मल कपड़ों के साथ नहीं धोनी होती। अगर वो नॉर्मल कपड़ों के साथ धोई जाएंगे या दूसरे किसी फ़र्द के कपड़े भी उसमें होंगे उस धुलाई के अंदर तो उसको भी होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि ये मुतअद्दी बीमारी एक बंदे से दूसरे बंदे को लग जाती है। तो घर में जितने भी लोग हैं वो जो कंटेमिनेटेड हैं या जो उसके अफेक्टेड लोग हैं तो उन सारों को ये वाला लोशन लगाना चाहिए। चेहरे से नीचे पूरे जिस्म के ऊपर, चेहरे पे ना लगाएं, उससे नहीं पूरे जिस्म पे लगा के सुबह उठ के नहाएं, नहा के कपड़े तब्दील करें और जो रात वाले कपड़े और बेडशीट उनको अलग से धोएं और उनको फिर खुश करके पहनें। ये अमल कितने दिन दोहराना है? ये कम से कम 3 से 5 दिन। 3 से 5 दिन, ठीक हो गया। अच्छा, मैं ना यहाँ वो क्योंकि बात एलर्जी की आ गई थी, लेकिन मैं एंटीबायोटिक के साथ एक और सवाल जोड़ना चाह रहा था कि जैसे इंजेक्शन है जी। हमारा जो ये इलाका है जी। तो जब तक हम मरीज़ को इंजेक्शन नहीं लगाते ना वो मतलब मुतमिन नहीं हो पाता। तो क्या हर चीज़ में इंजेक्शन भी लगाना ज़रूरी है क्या? देखिए ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए जो अब जैसे आपने मेरा शायद पहले तारुफ करवाते हुए कि मेरे शोबे का भी बताया कि मैं बेसिकली आर्थोपेडिक सर्जन हूँ। तो और इस इंजेक्शन की जो सूरत हाल से या जो मुतासिर लोग होते हैं ना उनका जो एक्सट्रीम केसेस हैं या उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि एक इंजेक्शन लगने से काफ़ी दफ़ा ये होता है कि बंदे का पूरा बाजू ज़ाया हो जाता है, नर्व में लग जाए, नर्व ज़ाया हो जाती है, टांग ज़ाया हो जाती है, ज़ख़म बन जाते हैं वहाँ पे, और काफ़ी दफ़ा गैंग्रीनस हो जाते हैं अननेसेसरी इंजेक्शन से। अगर आप ऊपर से नॉन क्वालिफाइड पर्सन से भी लगवा रही हो तो ये भी है जिनको पता ही नहीं होता उन्होंने किस जगह पर इंजेक्शन लगाने हैं, अगर वो किसी नर्व में लगा देगा तो आपका पूरा बाजू या आपकी टांग जो है ना वो अपने काम से, नॉर्मल काम से आपका साथ छोड़ सकती है। ऐसे ही। तो इसलिए अननेसेसरी इंजेक्शन लगवाने से गुरेज करना चाहिए। देखिए जो मरीज़ हैं मेरे नज़दीक, और दूसरा हेल्थ प्रोवाइडर्स को भी चाहिए कि वो अननेसेसरी इंजेक्शन ना लगाएं, क्योंकि मरीज़ है आपका, वो कस्टमर नहीं है कि आपने वो आपके पास आ गया, ग्राहक आ गया तो आपने उसको 20 रुपए की जो है ना आपने उसको मिर्चें देनी है तो 10 रुपए का धनिया अपने साथ लाजमी देना है। तो ऐसा ना करें। अगर किसी को ज़रूरत नहीं है इंजेक्शन की तो उसको इंजेक्शन ना लगाएं। और मेरी दरख्वास्त है आप सब लोगों से कि आप खुदारा जब भी आपको कोई मसला हो इस तरह की कोई फरमाइशी प्रोग्राम करने से आप अवॉइड करें, क्योंकि ये आपकी जान के साथ साथ आपके नॉर्मल जो आपके जिस्म के जो अज़ा हैं उनका जो नॉर्मल फंक्शन है उसको रोक सकता है। ये इंजेक्शन जो है उनको मुतासिर कर सकता है आपके, और आपकी एक फरमाइश से जिसका कोई अगर तो वाकई अगर आपको कोई जेन्युइन इशू नहीं है तो आपकी इस फरमाइश की वजह से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है ना वो कंप्रोमाइज हो सकती है। तो मैं इसकी हौसला शिकनी मतलब कि हर बड़ा कोई इमरजेंसी हो तो इंजेक्शन लगवाना बिल्कुल इमरजेंसी, जैसे इमरजेंसी में जैसे अब मिसाल के तौर पे मैं ये कहूँगा जैसे एक बंदा गिरा है रोड के ऊपर तो उसको टेटनस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए, वो इमरजेंसी है, ज़रूरत है। एक बंदा उसको दर्द
इतना ज़्यादा गुर्दे का दर्द है जिसमें उसको आराम नहीं है तो इंजेक्शन ज़रूरी है। अब जिस तरह आप नॉर्मल खांसी ज़ुकाम है जिसमें एंटीबायोटिक का भी कोई रोल नहीं है, अब उसमें आगे अगर एक बंदा आपसे जिद करे कि मैंने इंजेक्शन लगवाना है तो मेरे ख्याल में वो गैर ज़रूरी है। गैर ज़रूरी नहीं। इंजेक्शन लगाने की असल जगह कौन सी अगर लगाना भी पड़े? इंजेक्शन की डिफरेंट वेन तो चले, वेन का एक गोश्त के हवाले से। गोश्त में दो जगह, एक हमारा कंधा जो है यहाँ पे गोश्त की मिकदार ज़्यादा होती है और दूसरा सबसे ज़्यादा मिकदार होती है आपके कूल्हे पे। ठीक है। तो वहाँ पे एक खास पॉइंट होता है कि आप अगर फिंगर्स उस पर रखते हो तो आप साइंटिफिकली एक पॉइंट होता है कि अंदर वाली साइड पे, कूल्हे के अंदर साइड पे ना इंजेक्शन लगाया जाए क्योंकि वहाँ से नर्व आ रही है तो उसका नाम है शैटिक नर्व। तो अंदर वाली साइड पे इंजेक्शन लगाने से गुरेज करना चाहिए। इंजेक्शन हमेशा आउटर क्वाड्रेंट में लगता होता है। तो ये कोई भी क्वालिफाइड पर्सन हो तो आप वो, या कोई पेशेंट हो तो आपको उस पर डिमॉन्स्ट्रेट करके इजीली बताया जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आपका शोबा ऑर्थोपैडिक है तो इसके हवाले से भी एक सवाल मैं करना चाहूँगा कि अगर किसी शख्स का, बच्चे का या बड़े का ही एक्सीडेंट होता है, बाजू या टांग टूट जाती है, तो उसे क्या करना चाहिए फौरी तौर पर? जी, ये मैं आई मस्ट अप्रिशिएट फॉर योर क्वेश्चन। इसमें ये होता है कि अगर किसी का बच्चे का बाजू, टांग या कोई भी पेशेंट जो इफेक्टेड होता है किसी भी हवाले से, चाहे उसका एक्सीडेंट हुआ हो, चाहे वो गिरा हो, देखिए जिसकी हड्डी टूट गई है ना और उससे एक्सरे पे देख लिया उसकी हड्डी टूट गई है, तो हमारा एक एज अ कम्युनिटी में जो रिस्पॉन्स है वो पैनिक होता है कि हड्डी टूट गया तो पता नहीं इसमें बच्चा मफलूज हो जाएगा, या कोई बंदा जो अगर अब अडल्ट का सोचें तो वो भी कहेगा कि मेरा रोज़मर्रा का काम जो है वो मुतासर होगा इसकी वजह से। ऐसे ही काफ़ी दफ़ा हम अपनी पैनिसिटी की वजह से गलत डिसीजन ले लेते हैं। और कुछ हमारी कम्युनिटी में मिथ्स हैं। हमारी कम्युनिटी में, अब हमारे पास बीइंग ऑर्थोपेडिक सर्जन, हमारे पास पेशेंट आता है 3-4 चेक्स के बाद। सबसे पहले वो किसी हकीम के पास जाएगा, उसके बाद किसी हड्डी जोड़ तोड़ वाले के पास जाएगा, उसके बाद किसी लोकल प्रैक्टिशनर के पास जाएगा, उसके बाद फिर बेचारा हमारे पास आएगा। तो उस टाइम तक काफ़ी पेशेंट जो होते हैं ना वो बड़ी मिजरेबल कंडीशन में होते हैं, उनके जख्म बन जाते हैं गलत किस्म की पट्टियां और ये पट्टियां लगवा कर। तो उसकी वजह से उनको काफ़ी दफ़ा तो इस तरह भी होता है कि जख्म इतना गहरा होता है या वो एक मैनेजमेंट इतनी गंदी होती है कि उसकी वजह से उनका वो जो जिस्म का हिस्सा है ना उसको काफ़ी दफ़ा काटना भी पड़ जाता है। गैंग्रीनस जो पार्ट्स जो है ना वो हमें नजर आते हैं ऐसी जगहों के ऊपर जहाँ वो गैंग्रीन बनने के मतलब इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन हो जाता है, एग्जैक्टली खून की बंदिश हो जाती है ना, ज़ाहिर बात है। वो फटियाँ ऊपर नीचे करके लगाते हैं, वो बड़े गलत अंदाज से उन्होंने लगाया होता है। तो अल्टीमेटली वो मैनेजमेंट इतनी पुअर होती है, उनको तो बेसिकली इसके पीछे की कोई इतनी वो चीज़ों के मैनेजमेंट की साइंस का नहीं ना पता, साइंस का नहीं पता। तो वो एक ऐसा नहीं है कि मतलब इसको ये कोई आम इसको हर कोई मैनेज कर सकता हो। ये बड़ा टेक्निकल काम है और किसी की जान को सेव करना, उसको क्वालिटी ऑफ लाइफ को जो है ना प्रिजर्व करना, ये भी एक आर्ट है। हमें लोगों को एजुकेट करना चाहिए। एटलीस्ट जब भी इस तरह का कोई मसला हो तो कंसर्न डॉक्टर के पास लाजमी जाएं, उनको अप्रोच करें, ठीक है। क्योंकि जो मैनेजमेंट देखें ना, अब हम डेली का हमारी रूटीन का हिस्सा है। अब अपने नाजरीन को इस मिसाल के साथ बेशक अब समझा सकते हैं कि अगर हमने कोई अपने घर में माली का काम करवाना है ना तो वो हम दर्जी से नहीं करवा सकते। ऐसे ही है। तो हम अपनी जान के साथ ऐसा जुल्म कैसे कर सकते हैं? जो काम ऑर्थोपेडिक सर्जन का है वो हम किसी हड्डी जोड़ वाले से कैसे करवा सकते हैं? ऐसे ही है। अब देखिए इसमें ब्लेम किसी, मैं हड्डी जोड़ वाले को नहीं करूंगा, किसी को भी नहीं करूंगा। एग्जैक्टली ये हमारी, देखिए मेरी फैमिली के लोग भी जाते हैं। तो अब ये हमारी कम्युनिटी का किस तरह का मिथ है ऐसे कि हम बेसिकली मैं चाहूँगा अपने पेशेंट्स को ये भी एजुकेट करूँ। काफ़ी दफ़ा मैं उसका मजाक से कहता होता हूँ कि जो दवाई इस्तेमाल करें ना तो उसके अंदर ये भी शर्त है कि रिश्तेदारों की और हमसायों की बातें सुनने से, उनके मशवरे सुनने से भी गुरेज करें। ऐसे क्योंकि हमें काफ़ी दफ़ा ये वाले मशवरे मरवा भी जाते हैं। बिल्कुल। तो अब और उसमें देखें कई दफ़ा ये होता है कि मुझे अगर किसी बंदे से आराम आया, मुझे नहीं पता कि उसमें हो सकता है कि कोई मेरी किस्मत अच्छी हो, मेरे माँ बाप की दुआएं अच्छी हो, तो मुझे वो एक, अगर मेरा गलत एक्सपीरियंस मेरे लिए अगर ब्लेसिंग साबित हो गया तो मुझे वही गलत एक्सपीरियंस किसी और को एडवाइस नहीं करना चाहिए। हमें राइटफुल पर्सन की तरफ लोगों को बताना चाहिए कि जाएं। अब देखें इतनी एजुकेशन तो हमारे हर बंदे के अंदर है ना कि हमें पता है कि हड्डी वाला जो मसला है तो हड्डी वाले डॉक्टर को ही चेक करवाना है। फिर हम अपनी सुस्ती की वजह से, अपनी गफलत की वजह से और अपनी ईज को देखते हुए वो डिसीजन क्यों लेते हैं? खासतौर पर बच्चों के लिए क्यों लेते हैं? हम उनको जिंदगी भर के लिए मफलूज बना सकते हैं। ऐसे ही। और जिंदगी भर वो बच्चा जब आपके सामने नजर आता है ना, आपके आंखों के सामने होता है, आपको पूरी जिंदगी रिग्रेट होता है वो। बिल्कुल। कि मैं उस टाइम अगर इसको मैनेज करवा लेता, इसके लिए कुछ थोड़ी सी तकलीफ उठा लेता तो ये ज़िंदगी भर अपाहिज होने से बच जाता। और ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस हमारी तो डेली लाइफ के अंदर ये चीज़ें आती हैं कि किसी जरा ने पट्टी लगाई है, पट्टी इतनी सख्त लगी उससे,
वो आया तो गैंग्रीन बना हुआ था, सही है। खून की बंदिश होगी पूरी टांग में, गैंग्रीन बना हुआ था, फिर उसको टांग को काटना पड़ा, मुतासरा हिस्से को काटना पड़ा। तो मैं अपने नाजरीन से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी अगर कोई इस तरह का मसला हो बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, तो मुतलका डॉक्टर को लाजमी जाके चेक करवाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये लास्ट टाइम सर्दियों जैसे ही आती है ना, जी तो लोगों के ना कुछ हाथों की उंगलियां या पैरों की उंगलियां ना या दोनों, तो वो सूज जाती हैं और सुर्ख हो जाती हैं। इसकी क्या, ये क्यों होती हैं और इसकी क्या हल क्या है इसका? अच्छा, इसको ना वैसे लास्ट टाइम तो बड़ा ज़्यादा मसला रहा था। लास्ट टाइम तो सर्दियों की शिद्दत भी ज़्यादा हाँ थी, जी। उसको चिल प्लेन या समथिंग इस टाइप के उन्होंने बीमारी की डायग्नोज की थी हेल्थ डिपार्टमेंट ने। तो उसमें कुछ उन्होंने एहतियाती तदाबीर भी बताई थी कि आप अपने ये जो डिपेंडेंट पार्ट्स हैं, एक्सपोज पार्ट्स हैं, इनको आप गर्म रखें, ठीक है, इनको ठंड से बचाएं, दस्ताने पहने, ठीक है, सॉक्स वगैरह पहन के रखें। तो इसमें जो है ना, क्योंकि खून की गर्दिश होनी चाहिए ना, ऐसे ही। लेकिन अंडरलाइन कुछ डिसऑर्डर्स भी हैं इसमें। अगर किसी को ये मसला रूटीन में रहता है ना, तो उसको कंसल्ट करना चाहिए किसी रूमेटोलॉजिस्ट के साथ या मेडिकल स्पेशलिस्ट के साथ, क्योंकि इसके अंदर ना कुछ ऑटोइम्यून बीमारी हैं। जो इवन ये शुगर की भी कॉम्प्लिकेशन होती है कि उसमें जो है ना एंजियोपैथी हो जाती है, कि आपके खून की जो नालियाँ होती हैं वो पतली हो जाती हैं, तो खून की गर्दिश नहीं इतनी ज़्यादा जा रही होती है आगे ना, तो उन मरीजों में भी कॉमन है ये। फिर जिसमें खासतौर पर जोड़ों का या इस तरह को ऑटोइम्यून कोई डिजीज़ का प्रॉब्लम है, जैसे ये एक मसला, अब ये यूँ समझे कि हमारी खून की नालियों के अगेंस्ट की सोजिश भी हो जाती है, जो वास्कुलाइटिस कहा जाता है। ऐसे ही। तो उन ऐसे मरीजों को फिर कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर्स के साथ, मेडिकल स्पेशलिस्ट, जिसमें एक बहुत मौजूद किस्म का ऑप्शन अगर देखें मेडिकल स्पेशलिस्ट के अलावा, तो रूमेटोलॉजिस्ट है, ताकि उनकी बीमारी की तशखीस हो सके, जिनको कॉमनली ये बीमारी रह रही होती है। हाँ कुछ जी। लोगों को ये होता है कि वो ठंडे पानी में हाथ डालें तो उनकी उंगलियां ये जो है ना सूज खास जाती तौर हैं। पर सूजना शुरू हो जाते हैं। तो इनको रूमेटोलॉजी वालों से ज़रूर डिस्कस करके अपने आप को इन्वेस्टिगेट करवाना चाहिए कि खुदा न खास्ता कोई वास्कुलाइटिस टाइप का कोई मसला ना हो। अच्छा डॉक्टर और साहब, वैसे रूटीन में अगर एहतियाती तदाबीर पूछें, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन द क्योर। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन टू सफ़र एनी काइंड ऑफ मिजरी, एनी काइंड ऑफ एनी काइंड ऑफ सफरिंग। तो अब उसमें प्रिवेंशन यही है कि आप अपने हाथों को गर्म रखें। अगर किसी को सर्दी की वजह से मसला हो रहा है, सॉक्स पहने, दस्ताने पहने, और अननेसेसरी बाहर निकलने से अवॉइड करें। ठीक हो। अच्छा डॉक्टर साहब, गुफ्तगू को हम समेटेंगे जी कि आजकल मौसम भी बस सर्दियाँ कुछ जा भी रही जी, हैं, जी। मौसम तब्दील हो रहा है और बारिश नहीं हुई, मौसम को ये बड़ा अफेक्ट हुआ है बारिश ना होने को, तो इसकी वजह से लोगों में चीज़ें मुख्तलिफ है। लेकिन मैं अपने नाजरीन को आपसे पूछ कर ये बताना चाह रहा हूँ जी, कि इस मौसम में वो अपनी सेहत का कैसे ख्याल रखें और क्या डाइट करें और क्या अच्छा वो खाए। जी। अच्छा, उसमें ना उसमें शेख साहब ये बात है कि आप हम अपने पेशेंट को रिकमेंड करते हैं। मेरे पास ओपीडी में जब पेशेंट्स आते हैं, मैं उनको यही समझाता हूँ कि आप इनसे मैक्सिमम तौर पे बच कैसे सकते हो, या इन चीज़ों को कम कैसे किया जा सकता है, क्योंकि मौसम वाकई ट्रांजिशन में, और इस ट्रांजिशनल फेज़ जो रहती है ना, ख़ासतौर पे जो प्रोन एलर्जिक होते हैं ना, अब आगे एलर्जी वाला मौसम आने हाँ वाला जी। है, मार्च वाला, तो उसमें हम देखें, हम उसको अगर कम नहीं कर पा रहे ना, उसको अगर हम ख़त्म नहीं इन चीज़ों को कर सकते, तो हम उसको कम ऐसे कर सकते हैं, मास्क पहने प्रॉपर, ताकि हमारी कम्युनिटी के अंदर स्प्रेड कम से कम हो। गर्म पानी का इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा खुराक अपनी अच्छी करें, दूध पिएँ, ठीक, गोश्त खाएं। मैं तो अपने पेशेंट्स को कहता हूँ कि यार, जो आपने पैसा दवाइयों पे लगाना ना, वो अपनी ना खुराक पे लगाओ। फ्रूट्स खाओ, ठीक है, गोश्त खाओ, दूध पियो, क्योंकि ये चीज़ें अगर आप खा रहे हो ना, तो आपकी एक कम्युनिटी जो है ना, वो आपकी स्ट्रांग है, ठीक है। अब ऐसे ही। देखें, मैं अगर कमज़ोर हूँ, मुझे अगर इन्फेक्शन हो रहा है, तो मैं वो इन्फेक्शन 10 लोगों में भी स्प्रेड कर रहा हूँ आगे। बिल्कुल। तो अब हम लोगों को अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखना है। हमारी कम्युनिटी डाइट को ना बहुत ईजी लेती है। हमारे पास फीमेल पेशेंट्स आती हैं आर्थोपेडिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, 35 प्लस, जोड़ों में दर्द, कंधों में दर्द, 2 बच्चे, और ये सारा मसला चल रहा होता है, क्योंकि उनमें ग़िज़ाई किल्लत बहुत ज़्यादा हो जाती है। और उसकी वजह ये है कि उनमें कैल्शियम की रिक्वायरमेंट जो है ना, वो मैं अपने नाज़रीन को आपके तवज्जो से बताना चाहूँगा कि कैल्शियम की रिक्वायरमेंट हर एज में, हर कैटेगरी में डिफरेंट है। अगर आप 25 से 50 साल के दरमियान के अफराद में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट का पूछेंगे, तो वो 750 mg है। 50 साल से ऊपर 1500 mg है। और जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, उनमें भी 1500 mg है, प्रेग्नेंट फीमेल्स में, किसी भी एज के अंदर हूँ वो। और जो माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनके अंदर 2000 mg है। तो अब देखें, हमारी माएँ अपने बच्चों का तो ख्याल रखती हैं, लेकिन अपना ख्याल रखना भूल जाती हैं। ऐसे ही है। तो मैं अपनी बहनों को बताना चाहूँगा कि आप अपना भी ख्याल रखें,
अपना भी ख्याल ज़ाहिर रखें, बात है कि कुछ खाएंगी तो दूध बनेगा। एग्जैक्टली उसके साथ अगर वो अपना ख्याल नहीं रखेंगी तो बच्चे का लॉन्ग टर्म कैसे ख्याल रख सकते हैं, उनकी अपनी दर्दें उनकी जान नहीं छोड़ेंगी। ऐसी बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके इस शोबे के मुतल्लिक़ एक सवाल हैं, वो छोटे छोटे हैं। एक तो आजकल कॉमन है, अर्के नसाब भी कहते हैं, तो वो काफ़ी कॉमन है। और दूसरा अगर मतलब ये जो पंजाबी में हम नाजरीन के हवाले से कहूँगा कि गोडे जो हमें आ रहे हैं, जी जी, ठीक है, इसमें गैप आ जाता है, अक्सर बीवियों का गैप आया मैंने देखा है। तो इस दोनों का मामला क्या है, इसको कैसे कवर किया जी जा सकता है? ये जो गैप वाली बात है, इस बीमारी को मैं आपको बता दूं, इसको कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। अच्छा। ये उम्र के साथ ख़वातीन में मसला ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू मेल्स, क्योंकि उनमें कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स होते हैं। उनके को मेंसेस वगैरह जब ख़त्म होते हैं तो उसके बाद से फिर उनके अंदर कैल्शियम की और विटामिन डी वगैरह की काफ़ी ज़्यादा डिप्लीशन होती है, जिसकी वजह से उनको ये मसला ज़्यादा फेस करना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। लेकिन मेल्स में भी होता है। इसको ये समझे कि हमारी जो कुदरत ने जोड़ बनाया हुआ है ना दो हड्डियों के दरमियान में, उसकी जो कार्टिलेज होती है उम्र के साथ साथ घिसना शुरू कर देती है, ठीक है। और उसमें एक ये वजह भी है कि उम्र का भी उसमें फैक्टर है। फिर ये कि अगर कोई चोट लग जाए तो उसकी वजह से भी कार्टिलेज डैमेज हो जाए, तो फिर उसके बाद भी हमारा जो कार्टिलेज है ना, वो डैमेज होने की वजह से हमारा जोड़ मुतासिर हो जाता है। जोड़ के दरमियान की जगह जो है ना, खला जो है वो कम हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पे हड्डी भी भुर रही होती है, फिर दर्द भी होता है, फिर वहाँ पे वो जो अंदर जो लेसदार मादा है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से पेन की कंडीशन ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहा जाता है। इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हैं, हम इसको अपनी डाइट से बेहतर कर सकते हैं, इससे बच सकते हैं, ठीक है। अगर आप यंग हैं तो आप अपनी एक्सरसाइज को बेहतर रखें, इतना आप लाइफस्टाइल को अपने इम्प्रूव रखें, ठीक है। उसके साथ फिर आप कैल्शियम विटामिन डी के सप्लीमेंट्स हैं वो ले सकते हैं। और उसके साथ जिनको ये मसला चल रहा है उनमें फिर डिफरेंट किस्म के इलाज हैं इसके। शुरू में तो हम इसमें ये कि हम उनको दवाई वगैरह देते हैं, अक्सर लोगों को दवाइयों से ही फ़र्क आ जाता है। बेसिकली हमने दर्द को इसमें ख़त्म करना होता है। अगर दर्द आपका नहीं ख़त्म हो रहा दवाइयों के साथ, तो फिर हमारे पास ऑप्शन होता है इंजेक्शन का भी। कुछ घुटने में इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं डिपोमेट्रोल वगैरह का, उससे भी वक्ती तौर पे पेशेंट को ना काफ़ी फ़र्क पड़ता है। लेकिन कोई ऐसे पेशेंट है जिनको इससे फ़र्क बिल्कुल ना पड़ रहा हो, दर्द बिल्कुल आपकी दवाइयों को या आपकी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट को अगर रिस्पॉन्ड ना करो, फिर हमें टीकेआर की तरफ जाना पड़ता है, जिसको दूसरे लफ्ज़ों में घुटना तब्दील करना भी कहते हैं। उनके बड़े अच्छे रिजल्ट हैं। टीका जो है अर्कनिसा, उस दर्ज ये होता है कि काफ़ी दफ़ा ये होता है हमारी बैठने की वजह से या किसी गलत पोस्चर में या कोई बहुत ज़्यादा वज़न उठाने की वजह से, चोट लगने की वजह से हमारी जो डिस्क होती है वो अपनी जगह से बाहर आ जाती है, या काफ़ी दफ़ा एक मोहरा दूसरे मोहरे के ऊपर स्लिप कर जाता है। इसकी वजह से जो है ना, वो जो डिस्क है वो अगर बाहर आ रही है तो वो जो नर्व हमारी निकल रही है, हमारी मोहरों के दरमियान से नसें आ रही होती हैं नीचे टांगों की तरफ, तो उनके ऊपर वक्ती तौर पे वो दबाव डाल देती हैं। अगर वो दबाव बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, तो उसमें आपके पाँव सुन वगैरह होना शुरू हो जाएं, तो फिर हमें उसमें ऑपरेट भी करना पड़ता है। अगर दबाव बहुत शदीद हो तो और नर्व ज़्यादा हो तो काफ़ी दफ़ा ये होता है कि आपका पखाना या आपका छोटा पेशाब भी रुक जाता होता है, तो उसमें इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ती है। तो ये तो खैर इसमें शाइटिका में एक वैरायटी आ गई है ना, उसको कार्डियक वेना कहते हैं, जिसकी मैं आपको बात कर रहा था। लेकिन इसमें ये होता है कि हम पेशेंट की फिजियो करवाते हैं, ठीक है, फिजियो करवाएंगे, फिर हम उसके बाद हम उसमें उनको मेडिसिन वगैरह प्रिस्क्राइब करते हैं, पेन किलर्स वगैरह, तो काफ़ी हद तक पेशेंट रिलीव हो जाता है, पेन रिलीव हो जाता है उसका। अब जिस तरह आप एंटीबायोटिक की बात कर रहे थे ना, हमारे आर्थोपेडिक में भी देखिए हर बीमारी का इलाज ना एक्सरे नहीं है। हमारे प्रोफेशन में कहा जाता है वी हैव टू ट्रीट द पेशेंट, वी डोंट नीड टू ट्रीट द एक्सरे। हमें एक्सरे का इलाज नहीं करना होता। ख़ास तौर पे अगर ये जो हमारी बैकअप है ना, जिसको हम कमर दर्द कहते हैं, हर कमर दर्द शाइटिका नहीं है, हर कमर दर्द आपके डिस्क स्लिप नहीं है, हर कमर दर्द आपका जो है ना वो मोहरों का मसला नहीं है। तो इसमें कमर दर्द के बारे में भी जो साइंटिफिक गाइडलाइंस है ना, कि अगर कमर का दर्द किसी को एक्यूटली हुआ है ना, एक्यूटली हुआ है, सिर्फ कमर में दर्द है वजन उठाने से, तो हमने उसको पहले पेन किलर्स देने होते हैं, हम उसको एक्सरे भी नहीं करवाते। हम बुक्स के अंदर एक्सरे रिकमेंडेड है महीने बाद या मिनिमम 2 या 3 हफ्तों के बाद, महीने बाद वैसे ही उसमें रिकमेंडेड है जो हमारी गाइडलाइंस कहती हैं। फिर उसमें कुछ इंडिकेशंस होती हैं कि अगर तो ये आपके पाँव सुन्न हो रहे हों, दर्द आपका कंट्रोल ना हो रहा हो मेडिसिन से, टांगों में आ रहा हो, ठीक है, तो उसमें फिर हमें एमआरआई की तरफ भी जाना पड़ता है आगे। लेकिन इसमें हम अपने पोस्चर को बेहतर करने से और उसमें वक्ती तौर पे आराम करने से हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके साथ एक सवाल और है जो मेरे अभी माइंड में आया कि जिसे जोड़ों का दर्द कहते हैं, गठिया जिसे कहते हैं, गठिया, इस
ये भी काफ़ी लोगों में पाया जाता है, इसके बारे में, क्योंकि ये आपके रिलेटेड हैं सवाल, जी तो जी, इसलिए मैं रोमाटाइड कहता हूँ। अर्थराइटिस तो इसको अगर आप कहेंगे मेडिकल फील्ड में, इसमें ये होता है रोमाटाइड अर्थराइटिस किसी भी वजह से हो सकता है, और वो वजह ऐसी कि उसमें आपका जो मुदाफ़ती निज़ाम जो है ना, जो आपके जैसे इन्फेक्शन से आपका मुदाफ़ती निज़ाम को बचाता है, वो आपका मुदाफ़ती निज़ाम आपके जोड़ों के खिलाफ काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, ये आपका हेरिडिटरी भी होता है और काफ़ी दफ़ा जो है ना पोस्ट इन्फेक्शस भी हो सकता है, तो इसकी भी मल्टीपल काजेज़ हैं। लेकिन उसमें ये होता है कि आपको, अगर आप सिर्फ गैंठे की बात करें तो उसकी कुछ अलामात हैं जिसकी वजह से आप उसको डायग्नोज किया। हर आप दर्द को नहीं गैंठिया कह सकते। इसमें ये होता है कि आप जब सुबह उठता है पेशेंट, तो उसको जितने छोटे जोड़ हैं, जैसे उंगलियों के जोड़ हैं या कड़े हुए होते हैं, विद पैसेज ऑफ टाइम वो सूजे भी होते हैं। सूजे भी होते हैं, विद पैसेज ऑफ टाइम जो है ना उनका दर्द कम हो जाता है। ज़्यादातर ये इन जोड़ों को इन्वॉल्व करता हाँ है, जी, इन नकल्स को इन्वॉल्व करता है छोटे। ज़्यादा ना, छोटे एमसीपी को इन्वॉल्व करता है, एमसीपी जॉइंट को। ठीक है। तो इसमें बस ये है कि आपने इसमें डॉक्टर को जाके मिलना है, अपने रूमेटोलॉजिस्ट को मिलना है या ऑर्थोपेडिक सर्जन को मिलना है, आपने उसमें अपने टेस्ट वगैरह करवाने हैं। टेस्ट करवाने के बाद फिर इसकी मेडिकेशंस हैं। और कुछ इसमें भी ये होता है कि काफ़ी दफ़ा अगर तो ये आपके जोड़ों को इन्वॉल्व कर जाए, जोड़ भी, बड़े जोड़ भी इसमें मुतासिर हो सकते हैं। ठीक है। तो उसमें जैसे घुटने का जोड़ है ये, वो फिर उसकी अलग से मैनेजमेंट है, वो भी उसको भी ऑस्टियोआर्थराइटिस की तरह फिर आपको लेकर चलना पड़ता है, और काफ़ी दफ़ा उसमें घुटने चेंज भी होते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल, अपना ज़िंदगी का कुछ तजर्बा जो हमारे इस नाजरीन को वो काम आ सके, ऐसा तजर्बा जो आप समझते हैं कि बताना चाहिए कि दूसरों को भी वो काम आए। तजर्बात तो बहुत ज़्यादा हैं, तजर्बात बहुत ज़्यादा हैं हर हवाले से। मेडिकल फील्ड में आप अपनी औजाब से लेके स्पेशलाइजेशन के बाद, और खास पोस्ट स्पेशलाइजेशन, जब आप इतने ज़्यादा पेशेंट्स देख रहे होते हो तो उसमें आपको डेली बेसिस के ऊपर तजर्बात हो रहे होते हैं। लेकिन सबसे अहम जो है सबसे तजर्बा, अहम अहम में उसको ट्रिकल डाउन करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वन ऑफ द बिगेस्ट मूवमेंट, वन ऑफ द प्लेजेंट मूवमेंट इज दैट वन आपका पेशेंट आपको अप्रोच करे, कम्स टू यू एंड से थैंक्स टू यू कि आपने मुझे डायग्नोज किया कोई बीमारी, या आपने कोई ऐसी कोई चीज़ रिकमेंड की, या आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, तो बहुत खुशी होती है, रूहानी और दिली खुशी होती है। इन 2017 व्हेन आई वाज अ DDHO तहसील पेरा, तो मुझे उसमें ना एक अपना इंसिडेंट याद आता है कि चक मुबारक के आसपास मैं एक मेडिकल स्टोर को सील कर रहा था। आपको याद होगा कि 2017-18 में एक एंटी क्वैकरी की कैंपेन भी चल रही थी, ऐसे ही है। हुकूमत की तरफ से थी। तो उसमें तहसील भेरा जो है ना, उसमें मैक्सिमम जो एक्टिविटीज़ हुई थी, और वो स्टिल एक रिकॉर्ड भी है कि 150 प्लस हमने एक्टिविटीज़ तब की थी, और अभी तक भी ये रिकॉर्ड है कि हमने इतने जो मेडिकल स्टोर थे वो सील किए थे। तो बेसिकली उसकी वजह एक हुकूमती भी थी और मेरा पर्सनल इंटरेस्ट भी था। पर्सनल इंटरेस्ट इस वजह से था कि आपको याद होगा कि कोर्ट मोमन में उससे कोई 5-6 महीने पहले एक इंसिडेंट हुआ था। किसी क्वैक ने किसी अताई बंदे ने वो इवन कोई वो मेडिकल स्टोर भी नहीं था उसका ना, वो बाय प्रोफेशन ना ही था। तो उसे इंजेक्शन वगैरह लगा के लोगों को, किसी को दर्द का टीका लगा देना फ़ौरन दर्द की सूरत में, तो लोग उस वक्त पहुंच जाते थे। वो एक ही सुई से सारों को इंजेक्शन लगाता रहता था। वो उस गांव के फिर कोई मल्टीपल एड्स के केस रिपोर्ट होना शुरू हो गए। छोटे छोटे मासूम बच्चे भी 6 साल 7 साल की उम्र में, वो कोई उनकी आबादी का कोई 50-40% जो है ना पॉपुलेशन का हिस्सा जो है ना, वो डायग्नोज हुआ एड्स के साथ। तो उस गांव में कोई इवन इतनी मिजरी थी, उस गांव में कोई शादी नहीं करता था, इस हद तक बात चली गई थी। तो वो एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन था कि अगर कुदरत कभी मुझे इस तरह का दुनियावी इख्तियारात में से कोई ऐसा इख्तियार देगी, तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि इनको मिनिमाइज किया जा सके जिस लेवल तक मैं कर सकता हूँ। तो खैर वो तहसील बेरा में फिर हमने वो एक्टिविटी शुरू की ना, तो उसमें एक एक्सपीरियंस मुझे बहुत ज़्यादा याद है, आज भी मुझे याद है, वो मनोअन याद है। क्या मेडिकल स्टोर सील कर रहे थे, तो एक वहाँ के बंदे ने मुझे ना, लोकल बंदे ने भी अप्रोच किया उस मेडिकल स्टोर की विसिनिटी में जो रहता था। मुझे कहा, डॉक्टर साहब अब ये मेडिकल स्टोर सील तो कर रहे हैं, लेकिन इसका अल्टरनेटिव क्या दे रहे हैं आप लोग? एंड दैट इज़ अ बर्निंग क्वेश्चन, और स्टिल ये एक बर्निंग क्वेश्चन है कि हम इनको अगर बंद कर दें। अगर हम भी कहते हैं बीइंग ऑर्थोपेडिक सर्जन, मैं कहूँगा ताई डॉक्टर अगर बुरा है तो हम उसके मुकाबले में लोगों को सर्विसेज क्या दे रहे हैं, बहुत है हमें। एग्जैक्टली हमें ये सोचना चाहिए, हमें ये सर्विसेज लोगों को देनी चाहिए। ऐसे ही है, वी हैव टू बिकम एन अल्टरनेट ऑप्शन फर्स्ट, ताकि हम इनका मुकाबला कर सकें। इनका अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढे बगैर मुकाबला नहीं किया जा सकता। तो ये एक मेरी लाइफ का एक बड़ा कह लें कि मुनफरिद किस्म का एक तजर्बा के, एक्सपीरियंस के, या एक सोच के। तो आई बिलीव कि जब भी आपको मौका मिले तो आप एक वो अल्टरनेट ऑप्शन बने लोगों के लिए, जिन पे लोग रिलाई कर सकें। ऐसे ही
कहते हैं कि मसाइल को हल करने के लिए ज़रूरी है कि आप कोई उसका सलूशन सोचें तो सही ना पहले। ऐसे ही, अब मसाइल के हल के लिए तो आपके पास ऑप्शन भी होना चाहिए कोई ना कोई, बिल्कुल। ऐसे तो मसाइल नहीं हल होंगे। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना Thank you टाइम so much. दिया। नाजरीन, जैसे कि हम आपके सामने मुख्तलिफ मेहमानों से मिलते हैं और आपके जो मसाइल हैं उनका डिस्कस करते हैं, चाहे वो दीनी लिहाज से हो, शरीयत वाले हों, सेहत के हवाले से हों, तालीमी लिहाज से हों, तो इंशाल्लाह इस तरह के मेहमान हम मुख्तलिफ़ मेहमानों से मिलते रहेंगे और आपके ज़हन में जो सवाल हैं या आपकी जो परेशानियां हैं वो भी उसके हल ढूंढेंगे। तो आज आपने काफ़ी इस डिस्कस के बाद आपको सीखने को मिला कि ये जो बीमारियां हैं जिसका हमने आपस में बातचीत की, डिस्कस की, तो आपको पता चल गया होगा कि इनका क्या हल है, ये कैसे फैलती हैं या इनका हम कैसे बच सकते हैं। बाकी अल्लाह ताला खैर करे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। अब के लिए अल्लाह हाफिज़।